उत्तर प्रदेश में अपराध हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। अपराधियों से या कुछ ऐसे जघन्य लोगों से संबंध कई राजनेताओं के देखने को मिले हैं जो सियासत में बड़े चर्चा का विषय रहे हैं। हालांकि ये गुजरे दौर की सियासत हो गई। उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में हो सकता है नई जनरेशन के बहुत से लोग ना जानते हों, लेकिन हाल के दिनों में एनकाउंटर्स की वजह से, कड़ी कार्रवाइयों की वजह से एक बार फिर चर्चा में आया अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। ये एक ऐसी टैगलाइन रही है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में खास तौर पर जब योगी आदित्यनाथ को दूसरा टेन्योर मिला, तो ये पिछले अगर दो टेन्योर को देखा जाए योगी आदित्यनाथ के, वर्तमान और पिछला, तो उसमें सबसे बड़ी टैगलाइन रही थी। समाजवादी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इस बात को लगातार हर चुनाव में रखती है और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर एक बार फिर सियासत देखने को मिल रही है। ये मसला बड़ा वृहद है, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं जिनको समझा जा सकता है। जैसे कि जाति की आपने देखा बात हो गई थी, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, इस पर बहुत जमकर सियासत होती रही। इसके बाद लगातार कार्रवाइयां होना और उसमें कुछ नई खबरें जुड़ी हैं। आज विस्तार से इस विषय को 5 की पड़ताल में समझने का प्रयास करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में फिलहाल सियासत में ये बड़ा मुद्दा है अपराध का। एनकाउंटर से शुरू हुई सियासत के बाद अब यूपी पुलिस के एनकाउंटर की मुहिम राजनीति का नया मुद्दा बन रही है। बीते सालों में अपराधियों के खिलाफ जिस एनकाउंटर की मुहिम से सरकार और पुलिस अपराध के खात्मे का दावा कर रही थी, उसमें राजनीति ने जातिगत एनकाउंटर को हवा दे दी है। मार्च 2017 में सूबे की सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने जिस ठोको नीति की, जैसा समाजवादी पार्टी कहती है कि पुलिस को खुली छूट दी, अपराधियों को प्रदेश छोड़ देने या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की नसीहत दी, वही नीति या पुलिस की एनकाउंटर मुहिम सियासी मुद्दा बन रही है। दरअसल इस समय अपराधियों का दलगत कनेक्शन भी अपराध में सियासत या सियासत में अपराधी की पोल को खोल रहा है। जरायम की जो जरायम पेशा की राजनीति होती है उससे पुराना संबंध रहा है इसका। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सियासतदानों का अपराधियों को संरक्षण किसी से छिपा नहीं है, लेकिन मामला अब इससे कहीं आगे जा रहा है क्योंकि अब अपराधियों में जाति और उसकी दलीय निष्ठा भी देखी जाने लगी है। कहीं रेप कांड में तो कहीं लूट कांड में जाति और दल खुलकर सामने आने लगे हैं। कुशीनगर की खबर आई, आपने देखा, जाली नोटों के नटवर लाल को पकड़ा गया है। संभव है कि इसमें दलीय प्रेम का गुब्बारा जल्द फूटे। अपराध और सियासत के गठजोड़ को लेकर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन इससे पहले कुशीनगर की घटना पर यह छोटी सी रिपोर्ट देखिए। यूपी के कुशीनगर में जाली नोटों के एक बड़े कारोबारी तक पुलिस के हाथ पहुंच गए और खास बात ये रही कि पकड़े गए 10 लोगों में मास्टरमाइंड सहित कई अपराधी समाजवादी पार्टी से न सिर्फ जुड़े हैं बल्कि महत्वपूर्ण पदों पर भी हैं। इलायची के कारोबार की आड़ में जाली नोटों का धंधा करने वाला रफी खान उर्फ बबलू एसपी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। आरोप है कि सपा नेता का कनेक्शन यूपी, बिहार और बंगाल तक था। रफी खान के कथित गैंग पर आरोप है कि उसने लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है। पुलिस के अनुसार नकली नोट का नेटवर्क सीमावर्ती इलाकों में चलाया जा रहा था। रफी खान पर जीएसटी की चोरी का भी आरोप है। जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5,62,000 के जाली नोट बरामद किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में एसपी नेता समेत 10 शातिरों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से अवैध हथियारों का जखीरा मिला है। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये शातिर नेपाल के रास्ते जाली नोट का कारोबार करते थे। कुशीनगर में जाली नोट के कारोबार के भंडाफोड़ की खबर आई है। जाली नोट के धंधे का समाजवादी पार्टी कनेक्शन आते ही यूपी की सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। नगर में जाली नोटों का जो कारोबार है वो एक ऐसी घटना सामने आई है जब सियासत इस पे चरम पर देखने को मिल रही थी और इस सियासत में हमने देखा समाजवादी पार्टी जो है वो योगी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी। लेकिन कुशीनगर में जो जाली नोटों के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है इसमें समाजवादी पार्टी के कुछ जो पदाधिकारी हैं, कुछ नेता हैं, वो निशाने पर आए हैं।
आइए इस पर बात करते हैं। मेरे साथ ज्ञानेंद्र जी तो जुड़े ही हैं, साथ ही साथ में नंद किशोर गुर्जर जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो भी जुड़ रहे हैं। गुर्जर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये बताएं कि अभी जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी ने कुछ आरोप लगाए, ठोको नीति, सिलेक्टिव तरीके से कार्यवाही हो रही है इसके, हालांकि ये बात भी सही है, जैसा मैं अभी वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र जी से पूछ रहा था, उनसे फिर दोबारा संपर्क करेंगे कि इस नीति की वजह से भारतीय जनता पार्टी की इमेज भी बड़ी मजबूत हुई है, लेकिन साथ ही साथ में जो सिलेक्टिव कार्यवाही को लेकर बात समाजवादी पार्टी कहती है, इस पर आपका रुख क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी कोई दल नहीं है। समाजवादी पार्टी में ये बिल्कुल प्रदेश की नहीं देश की जनता देख रही है, इसलिए ये सत्ता से बाहर हुए हैं। थोड़ा बहुत भरोसा था कहीं ना कहीं कि अखिलेश यादव जी अपने आप में बदलाव लाएंगे, लेकिन जिस तरह से वो एनकाउंटर का जो अपराधी हैं, जो लूट के अपराधी हैं, तमाम जितने बलात्कार के अपराधी हैं, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो इससे पूरी जनता आक्रोशित है और उनके खिलाफ है। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से अभी जो निर्णय हुआ है जो एनकाउंटर का, उसके बाद जो क्षत्रिय समाज का भी एक एनकाउंटर हुआ है, तो ऐसी जो सीधे निष्पक्ष जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है, उनसे ये जो प्रश्न चिन्ह लगाते थे, इनकी उस राजनीति की जो कहीं ना कहीं जातीय राजनीति में ले जाने की, जो प्रदेश को जातीय आग में झोंकने की साजिश थी, वो इनकी विफल हुई है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार में निष्पक्ष रूप से किसी बिना भेदभाव के अपराध के मामले में और करप्शन और क्राइम दोनों में जीरो टॉलरेंस है, उसके तहत काम किया जा रहा है। लेकिन यह बहुत ही दुखद है कि जाली नोट, देश में ये भी एक जाली नोटों का जिहाद है इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का। उसमें समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय टीम के लोग अगर सामने आ रहे हैं, तो ऐसे दल की मान्यता क्या रहनी चाहिए, ये देश की जनता सवाल पूछती है। ऐसे दल की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो आतंकवादियों को रिहा करने जैसा आदेश भी इनके द्वारा दिया गया था। ये बहुत बड़ी बात है, किसी देश में चुनी हुई सरकार ने, भारत नहीं, भारत के बाहर भी इस तरह का निर्णय नहीं लिया होगा। और माननीय न्यायालय ने कहा था कि इनको सम्मानित और अभिनंदित और करिए आतंकवादियों को। तो इनकी जैसी सोच है, उस सोच के अनुसार ऐसे लोगों के साथ ये खड़े हो जाते हैं। पूरा प्रदेश आक्रोशित है, पूरा देश गुस्से में है, इसलिए इनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जी, आप लोग क्या करेंगे नंद किशोर जी, कैसे इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमला, डिंपल यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, लगातार बयान भी दे रहे हैं इन कार्रवाइयों पर। और अब जब ये मामला आया है तो इसका क्या राजनीतिक इस्तेमाल भी होगा, यानी समाजवादी पार्टी को घेरने का कैसे प्रयास करेंगे आप? नहीं, देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं। शर्म की बात है कि उनको भी जातीय कटघरे में खड़ा कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी मीटिंग मैं बार बार कहता रहा हूं, दिल्ली के अंदर हुई थी, जिसमें राजद के उत्तर प्रदेश के जो अन्य दल थे, उन दलों के उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस मुख्यालय में एकत्रित हुए थे। और उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से विकास हो रहा है और हर वर्ग का विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास के तहत लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां मोदी जी को हराना इम्पॉसिबल है। उन्होंने इस तरह की आग लगाई कि जगह जगह जो उनके पॉलिटिकल जो लीडर थे, उनसे कहीं क्षत्रियों की महासभा करा दी, कहीं कुर्मियों की करा दी, कहीं आरक्षण खत्म कर देंगे, और अपनी मनसा में एक बार कालनेमी राक्षस की तरह भ्रमित करने में कामयाब रहे। लेकिन प्रदेश की जनता, जब ये एनकाउंटर हुए, किसी के यहाँ लूट होती है और उसके एनकाउंटर अगर किए जाते हैं अपराधियों के, तो उसमें खुश होना चाहिए, विपक्ष को बधाई देनी चाहिए। कहीं जाली नोट के मामले में अब बताइए, छोटी मोटी घटना है क्या? इतनी बड़ी घटना के बाद इतना हथियार बरामद होना, बम तक बरामद होना कुशीनगर में, ये पूरे देश को हिलाने वाली खबर है। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है, ये मैं कभी किसी के पक्ष में चमचागिरी नहीं करता हूं। पुलिस अगर गलत करती है तो उसके खिलाफ भी बोलता हूं, लेकिन ये वास्तव में बधाई के पात्र है कि बिना भेदभाव के जिस तरह उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है। हम लोग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कहीं जाते हैं अगर, तो वहां भी उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार की तारीफ लोग करते हैं। और आज बेटियां किसी भी टाइम निकल सकती हैं, ये जो ठोको नीति बता रहे हैं, इसी का परिणाम है। जी, तो सभी मेहमान मेरे साथ अब जुड़ गए हैं। डीपी यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी से मैंने शुरुआत में सवाल लेने का प्रयास किया था, वो भी जुड़ चुके हैं। मेरे सहयोगी अनुज भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। डीपी यादव साहब, काफ़ी बातें हुई, गुर्जर साहब ने जो बातें रखी हैं उसमें ये इशारा मिल रहा है कि आप लोग एक तरफ बयानबाजी करते हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कुछ बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी जाली नोटों के कारोबार में आए हैं। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी विरोधाभासी हो जाती हैं कि एक तरफ आप योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाएं और दूसरी तरफ आपकी पार्टी में इस तरह के लोग देखने को मिले। जी प्रवीण जी, नमस्कार। जय संविधान, जय लोकतंत्र। देखिए,
हम नहीं सवाल उठा रहे हैं योगी सरकार पर, विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। अगर विपक्ष उठा रहा है तो निश्चित रूप से सरकार ये कहेगी विपक्ष का ये काम है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको नकार दिया, इससे ये प्रमाणित होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं न कहीं जनता का विश्वास खो चुकी है। आप देखिए जिस प्रकार से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई, अयोध्या में अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को कहीं न कहीं फंसाने का काम किया गया। तो ये केवल एक जिले में नहीं हो रहा प्रवीण जी, ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टारगेट करके सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता थानों की दलाली कर रहे हैं, तहसीलों की दलाली कर रहे हैं, आम जनता को परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विपक्ष बार बार कहता है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जब जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सरकार को कहीं न कहीं सबक सिखाने का काम किया तो सरकार के लोग उससे बौखला गए हैं और विपक्ष के नेताओं को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को टारगेट करके कहीं न कहीं उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, अभी कुछ दिन पहले ये वीडियो कहीं न कहीं, मैं ठीक है, आपकी बातें, आपकी कई बातें, मैं इस पर जाऊंगा। ये तो बड़े व्यापक विषय हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कुशीनगर में जो घटना हुई, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, आपकी पार्टी के बड़े नेता, उनके पास से जाली नोट मिले हैं, उसके बाद और पूरे एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। ये ऐसा नहीं कि बहुत कोई सिलेक्टिव कार्य, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा इस पर यही कहना है कि अतीत में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर बहुत से आरोप लगे हैं और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के नेता बेदाग साबित हुए हैं। इसकी भी उच्च स्तरीय जांच करवा ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक भी समाजवादी पार्टी का नेता उसमें संलिप्त नहीं है। मैं ये डंके की चोट पर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, केवल ये परेशान करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, आगरा करंट के विधायक क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि कमिश्नरेट नहीं, ये कमीशन रेट हो गया है। ये शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही जब इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आतंक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आप बताइए, अभी योगी जी की एक कार्यक्रम था अयोध्या में, अपने नेता से क्या कर रहे हैं, चलो चलो पीछे है तो तुमने तो बहुत मैं डीपी यादव साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं, देखिए डीपी यादव भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप पे तो कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, अखिलेश यादव भी, कई लोग, ऐसा थोड़ी है कि किसी एक आदमी को कुछ तो पाया गया होगा, वहां जाली नोट मिल रहे हैं, छपाई हो रही है, उसको कैसे डिफेंड करेंगे? और आप बोलेंगे या तो आप ये कहें कि ये अपराध में है ही नहीं और वो काम वैसे पुलिस का होता है, जांच एजेंसियों का होता है, वो जांच पड़ताल करेगी, या आपको पुलिस पर और कानून पर भरोसा नहीं है? आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो थोड़ा पॉइंट इस पर। प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बता दिया। हो सकता है कि मैं आपके डिबेट करने के बाद सरकार मेरे ऊपर भी कोई एलिगेशन लगा दे। कोई निश्चित नहीं है कि समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगा के उसको गिरफ्तार करवा दे सरकार पुलिस प्रशासन का उपयोग ही इसीलिए कर रही है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को परेशान करो, उनको जेल में डालो। जिस प्रकार से वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जिस प्रकार से वो जनता की बात कर रहे हैं, कहीं से भी वो जनता की बात ना करें। मैं आपको कुशीनगर की जो पूरी खबर है उसका अपडेट अभी अनुज देंगे, लेकिन आप नंदकिशोर जी, इनका कहना है डीपी यादव साहब का कि सिलेक्टिव कार्यवाही हो रही है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को चुन चुन कर कार्यवाही की जा रही है, और उनका तो ये कहना कार्यवाही नहीं है तो फंसाने का प्रयास है। अच्छा, अयोध्या में जो बलात्कार हुआ, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का था? ये जो कार्रवाई अभी जो ये पकड़े जा रहे हैं जाली नोट वाले लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, क्या ये भी भाजपा के लोग हैं? मतलब शर्म आनी चाहिए। जिस पार्टी का करेक्टर ही अपराध का रहा हो, जिसका नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे, रुक जाइए इसलिए शांति, ठीक है, बोलिए नंदकिशोर जी, शांति से बैठिए, अभी आप बच्चे हैं। जो चीजें कार्रवाई की बात है, इन्होंने तो यह भी आरोप लगाया कि अपराधी भी देख के मारे जा रहे हैं। जब सूची सामने आ गई तो इनके मुंह पर ताला लग गया। लगातार माने योगी जी की सरकार में अपराध को कुचलने का काम हुआ, जो इन लोगों ने दिया था पूरे प्रदेश को कंगाल करके, और अपराध का जो एक यहाँ दिन दहाड़े। एक मिनट, डीपी यादव जी आप बोल रहे थे, देखो आपको सुना ना, आपने इतने आरोप लगाए, उन्होंने सुना, सुन लीजिए। तो एक मिनट, कुशीनगर में इनसे पूछिए, अब कायदे में तो अखिलेश यादव जी से पूछना चाहिए था आपको कि कुशीनगर वाले पे क्या करेंगे, अयोध्या में बलात्कार हुआ उस पर क्या करेंगे। तमाम नेता जितने भी अपराधी पकड़े जाते हैं, अब चाहे वो दंगाई हो, बवाली हो, लुटेरे हो, बलात्कारी हो, क्यों समाजवादी पार्टी के निकलते हैं?
क्यों मैक्सिमम मुस्लिम मिलते हैं या किसी एक जाति के मिलते हैं, ये सवाल भी है। दूसरी बात क्या है, नकारेंगे जिस सरकार के मुखिया ने मुख्यमंत्री रहते हुए आजाद हिंदुस्तान में, दुनिया के लोकतंत्र में ऐसी घटना नहीं है, अपराधियों को छोड़ने के लिए आदेश जारी नहीं किया था क्या? बताइए, किया था कि नहीं? माननीय न्यायालय की बात भी झूठी है क्या? उन्होंने कहा था इनको अभिनंदन करो। इनके नेता तो बलात्कार का समर्थन करते थे। मतलब कैसी बात कर रहे हैं, कमाल है। इनके लोगों ने तो कार सेवकों को मरवा करके महात्माओं को सरयू नदी में डुबा के मार दिया था। ये बाबा साहब अंबेडकर को अभी संविधान लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ विजय दुबे जी जो कि सांसद हैं कुशीनगर के, नंदकिशोर जी वो भी जुड़े हुए हैं। विजय दुबे जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। ये कुशीनगर की घटना के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। यहाँ पर पैनल पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि सिलेक्टिव कार्यवाही हो रही, थोड़ा जानकारी आपके पास से मिल जाएगी तो और ऑथेंटिक हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पर। देखिए, ये लोग अपराधी अगर पुलिस से मुठभेड़ में मारा जाए 1-1 लाख का इनामी, तो भी ये उसके तरफ से काउंटर करेंगे। वो मंगेश यादव रहे, चाहे राम अनुज सिंह रहे या कोई भी अपराधी, वो चाहे अतीक अहमद रहे, चाहे मुख्तार रहे, क्यों कोई अपराधी, क्यों? क्योंकि हम याद कर लें, समाजवादी गुंडा माफिया अपराधियों का संरक्षक रहा है। और इनके समय में उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे जनता याद कर ले। आज पीडीए का नाम लेके दलित और ये पिछड़ों को गुमराह करके उनको रहनुमाई जो ये लोग कर रहे हैं, ये तो मुख्यतः अपराधियों के संरक्षण वाला गोल है, इन लोगों का गैंग है। और कहाँ कितने उत्तर प्रदेश में कौन उद्योगपति सुरक्षित था, कि डॉक्टर सुरक्षित था, कि अधिवक्ता सुरक्षित था, कि कोई समान वर्ग था? आज ये जाली नोट पर जो लोग पकड़े गए हमारे जिले में, ये तो पूरा रैकेट है। अब तो सामने आएगा, योगी सरकार है, एक भी लोग कोई बचेगा नहीं। और इसमें रैकेट आएगा कि किस तरह ये लोग विदेशी जो पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी ऐसे लोगों के तार इन लोगों के जुड़े हुए होते हैं दल में। ये कोई नई बात नहीं है। आजमगढ़ का कौन सा जगह था जहाँ सिमी जैसे आतंकवादी संगठन का संरक्षण दे रहे थे अपने कार्यकाल में? तो ये लोगों का इतिहास ही अपराध का रहा। अच्छा विजय जी, ये इन लोगों से ये जो पकड़े गए हैं समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी बताए जा रहे हैं, इनके पास से क्या क्या मिला, ये घटना कैसे सामने आई? थोड़ा सा, क्योंकि आप सांसद हैं, यहाँ आपको ज्यादा जानकारियां इसके विषय में होंगी, दर्शकों को भी पता लगेगा, फिर पैनल पर मैं आगे बातचीत भी कर पाऊंगा। थोड़ा सा बताएं क्या हुआ इस घटना में। देखिए, जाली नोट जब पकड़ा गया, तो जाली नोट जब आया तो पुलिस चौकन्ना हुई कि अरे ये जाली नोट का ये कहाँ से ये आ रहा। तो तार पकड़े तो जो एक आध पकड़ाए हैं, इसमें तो 10 इसमें इन्वॉल्व है, तो एक पकड़ा गया तो ऐसे ऐसे करके रैकेट पूरा बरामद हुआ। और जो भी बरामद हुआ ये तो ये सब अपराधी हैं। अब कैसे ये सब राजनीतिक दल के इतने बड़े कार्यकर्ता, कोई बता रहा है कि प्रदेश सचिव लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के ये हैं सब, 10 के 10 ये सब समाजवादी के हैं कार्यकर्ता बने। और वे समाजवादी का कार्यकर्ता थे और अंदर से इन लोगों का इतिहास देख लीजिए। अब तो पुलिस जांच कर रही है कि इनके अपराध में कहाँ कहाँ ये लोग सक्रिय रहे, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल बड़ा चोरी हो रहा है, वो मोटरसाइकिल का, चरपहिए का, तो हम लोग को लगता है ये रैकेट है पूरा। अब ये जांच चल रहा है, हम लोग की नजर अब लगा है, एक भी कोई बचाएगा नहीं, क्योंकि ये योगी सरकार है। योगी सरकार में ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह है नहीं। और आपको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता या पदाधिकारी ये वो अपराधियों की गैंग या रैकेट चला रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, अभी चंद दिन पहले मंगेश यादव मारा गया, इनके मुखिया उसके तरफ से संरक्षक की तरह बात कर रहे थे, तब जात की बात कर रहे थे। अभी जो मारा गया कल अनुज सिंह 1 लाख का इनामी, उस पर भी अब आप क्या कर रहे हैं? अब काउंटर की बात कर रहे हैं। मुठभेड़ में पुलिस वाले मारे जाएं तो इन लोगों के मुख से आवाजें नहीं निकलती, अपराधी मारे जाएं तो इनके मुंह से देख लीजिए लगातार क्या इन लोगों की बात किया जाए। अब जरा बोल रहे तो इस पर कि ये अब कहें कि इसमें कुछ सफाई दें। अब हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि इनके मुखिया क्या बोलते हैं। हाँ, अखिलेश जी क्या बोलते हैं इसका तो हमें भी इंतजार है। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय दुबे जी जो कि सांसद हैं कुशीनगर के, उन्होंने पूरी जानकारी दी और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी जगह पर ये बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी के पास जाऊं उससे पहले डीपी यादव साहब, मंगेश यादव के पास जाते हैं, पैसा दिया जाता है, लेकिन एक और सुल्तानपुर में जब एनकाउंटर होता है और उसके पिता कहते
कहते हैं कि कलेजे को ठंडक लग गई होगी अखिलेश यादव का, आप लोग कुछ नहीं बोलते और अभी तक कोई बयान नहीं आया। देखिए, अभी विधायक जी नंद किशोर जी शुरू में इस बात को कहे हैं कि एक क्षत्रिय समाज का भी एनकाउंटर हुआ है, तो क्या एक समाज के एनकाउंटर को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए दूसरे समाज का एनकाउंटर करने के लिए ठान लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? देखिए, गलत तरीके से एनकाउंटर जिस प्रकार से हो रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को बखूबी समझ रही है। और वो कह रहे हैं एक नहीं 28 हुए, वो आंकड़ा बता रहे हैं नंद किशोर जी। फैसला होगा। खैर ठीक है, ये मैं डिस्कशन करूंगा, इस विषय पर मैं आना चाहता था, लेकिन ज्ञानेन जी मेरे साथ बड़ी देर से जुड़े हुए हैं, शुरुआत में उनसे करना चाह रहा था लेकिन ये पॉलिटिकल बहस शुरू हो गई। ज्ञानेन जी, अभी आपने दोनों पार्टियों को सुना, सांसद महोदय को भी सुना। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों का अपराध में लिप्त पाया जाना एक पॉइंट, और उसमें समाजवादी पार्टी का यह कहना कि चुनकर कार्रवाई हो रही, सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही, फंसाया जा रहा है, और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति जिस पर नंद किशोर जी लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से अपराध मुक्त। आप ओवरऑल कैसे देखते हैं अपराध का एक दौर उत्तर प्रदेश का, और उसके बाद आज की परिस्थितियां और जो कार्रवाइयां हो रही हैं? देखिए, पहली बात तो यही है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आम जनता राजनीति की तो यहाँ पर सपा और बीजेपी आपस में एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं और वार पलटवार करेंगे, और वो ठीक भी है, लोकतंत्र में ये होता भी है, पक्ष प्रतिपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाएं। लेकिन आम जनता की नजर से आप जब देखेंगे तो आम जनता किससे पीड़ित होती है? वो पीड़ित होती है इन अपराधियों से। कानून व्यवस्था जब भी कहीं बिगड़ता है तो उसके कई इफेक्ट होते हैं। वो एक इफेक्ट ऐसा सिर्फ यही नहीं होता कि एक आम जन डरेगा, वो खौफ होता है, आप जो व्यापारी हैं, लोगों में निवेश जो होता है उसमें दिक्कत आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होने में, मजबूत होने में दिक्कत आती है। तो ये सब तमाम पहलू एक साथ जुड़े होते हैं, और ये सिर्फ एक तत्व से जुड़े होते हैं, वो एलिमेंट है कानून व्यवस्था। अभी आपने जो पहला सवाल किया है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं रफी खान, और इसके अलावा जो एक और हैं वो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से नौशाद खान बताए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के, 10 जो आरोपी हैं बाकी पकड़े गए हैं, अभी कुछ एक फरार है, मनीष कुमार है, कमरुद्दीन, कई लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन ये नकली नोटों का ये मामला है, ये सिर्फ कुशीनगर की पुलिस नहीं, इसमें जो हम लोगों के पास जानकारी है उसमें बाकायदा केंद्रीय एजेंसीज भी उसमें इनपुट थे, कई राज्यों की भी उसमें इनपुट आए हुए थे, और उसके बाद उन राज्यों की इनपुट और केंद्रीय एजेंसियों के बाद ही जो इनपुट मिल रहे थे उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई। कुशीनगर पुलिस ने, चूंकि उनके जिले का मामला था, तो वहां पर पूरा एक्शन लिया है और ये पकड़े गए हैं। तो एक बड़ा नेक्सस है। तो ये बड़ी विडंबना है कि जब ये उत्तर प्रदेश में, हालांकि राजनीति में जब जाति की बात होती है वो लोगों को दुख होता है, लेकिन वो राजनीति में एक तरीके से सर्वमान्य मान लिया गया कि राजनीति में जब बात होगी जाति की, तो चाहे चुनाव हो, चुनावी समीकरण हो, कैंडिडेट्स तय किए जा रहे हो, उनमें सब में जात की बात होती है। लेकिन जब अपराधियों के लिए उनमें जात की बात होती है, तो ये आप एक निश्चित तौर से जानिए कि आम जनमानस के अंदर ये एक बहुत पीड़ा होती है, और उनके अंदर एक आक्रोश भी जगता है। क्योंकि अपराधी के लिए बिल्कुल, जब आतंकवादी कोई पकड़ा जाता है तो कहा जाता है उसका कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, तो अपराधी की भी कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता है। और उसको जब जाति से जोड़ा जाएगा तो बड़ी विद्रूपताएं खड़ी होंगी, और वैसा ही उत्तर प्रदेश में पहले भी होता रहा है। और ये जब भी सख्ती होगी तो आम जन में एक उम्मीद जगती है, और यहां पर जाति से जोड़ा जाना, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ी त्रासदी है, विडंबना है, और सारे राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। और जहां पर यह बात कही जा रही है कि एक फला पार्टी से या उस पार्टी से, देखिए अगर अपराध की बात करेंगे तो तमाम दल हैं, उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, बीएसपी भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है, कांग्रेस भी है, जिनके बड़े नेता हैं, कई सारे उनके सक्रिय नेता रहे हैं, जिनको बाकायदा अदालत से पकड़े गए और उसके बाद अदालत से सजा हुई है उनको। तो ऐसे में कोई भी किसी का दामन अछूता नहीं है। तो लेकिन यहां पर इसको यही इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि वो फला पार्टी से, फला आप इस सेगमेंट को एक बड़े महत्वपूर्ण मोड पर ले आए, क्योंकि अगले सेगमेंट की शुरुआत हम इसी बिंदु से करेंगे, जो जाति आधारित कार्रवाइयों के दोनों ही तरफ से पहलू है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जाति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। प्रश्न उठता है कि जाति से जोड़ कौन रहा है। एक तो जोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का यह कहना है, मंगेश, या कई बार सांकेतिक रूप से इस तरह का इशारा दिया जाता है कि वहां कोई यादव है तो वहां चले जाते हैं, किसी अन्य जगह पर नहीं बोलते हैं और सियासत शुरू
होती है। दूसरा, समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि कार्यवाही इस तरीके से की जा रही। डीपी यादव जी तो ये तक कह रहे हैं कि क्षत्रिय समाज के खिलाफ कार्यवाही इसलिए हुई क्योंकि बैलेंस करना चाहिए था। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। अनुज, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। मुझे ये बताएं कि कुशीनगर में अभी तक समाजवादी पार्टी की अपनी बातें हैं, ये जो रैकेट सामने आया है इसमें तार कहां तक जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं लोग, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहना सिलेक्टिव कार्यवाही हो रही है, आपने सुना भी होगा इस पूरी डिबेट को। तो मुझे बताएं कि एग्जैक्ट सियासत और ये जो अपराध हुआ है इन दोनों को अलग अलग करके जरा बताएं। बिल्कुल प्रवीण जी, सियासत को समझना हो तो ये कहाँ कहावत की जाती है, जाति है तो जाति नहीं है। यही कारण है कि प्रदेश में जब सियासत होती है तो जाति आधारित सियासत होती है, और जब चुनाव होता है तो सियासत की जो बुनियाद होती है वो जाति समीकरण पर ही खेला जाता है। इसलिए जो भी राजनीतिक दल है, चाहे वो सपा कांग्रेस हो या बसपा हो, वो कहीं ना कहीं जाति का लेकर ही रोना रोते हैं। और चाहे मायावती चुनाव सोशल मीडिया के जरिए ही कई बार सीएम बन चुके हैं। इसलिए जो भी घटनाएं हो रही तो कोई ना कोई जो भी दल है उसमें अपना नफा मुनाफा है वो कहीं ना कहीं पिक कर लेते हैं। जब मंगेश हो, चाहे अनुज प्रताप सिंह की डेथ हो, चाहे फिर ये विकास दुबे क्यों ना। और देखिए आंकड़े भी बता रहे, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने गवर्नमेंट फॉर्म की थी तो कहा था कि 0 टॉलरेंस की नीति है और ये जो प्रदेश है वो अपराध मुक्त होगा, भय मुक्त होगा। और यही कारण है कि डाटा निकल के आया कि 7.5 साल में कम से कम 7052 जो अपराधी है उस पर योगी की एसटीएफ गर्जी है, और कम से कम एसटीएफ की मुठभेड़ में मार गिराया गया। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण अपराधी हैं जिसमें कि अवैध तस्करी है, जिसमें कि नशीले पदार्थों की तस्करी है, और पेपर लीक कांड के हैं, और जमीन की। ठीक है, अलग अलग अपराध हैं, अलग अलग लोग हैं, अपराध को जाति से नहीं जोड़ना चाहिए, बात ज्ञानंद जी ने भी कही थी। अनुज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीपी यादव साहब, आप लोग राजनीति और अपराध इन दोनों को क्यों जोड़ रहे हैं? मतलब जो अपराधी है उसकी क्या जाति, और वो किसी भी दल में हो, आपका कहना है कि ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं कोई अपराध कर रहा है और वो भले ही आपकी पार्टी का है तो उसके समर्थन में क्यों खड़े हो जाते हैं? इससे तो उन लोगों को शह मिलेगी। देखिए प्रवीण जी, समाजवादी पार्टी कभी भी किसी भी अपराध का पक्ष नहीं लेती है। समाजवादी पार्टी का ये स्पष्ट मानना है कि अपराधी किसी भी जाति का हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी जात के लोगों को, किसी को भी अनर्गल तरीके से बेवजह परेशान किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ तो आवाज। ये कैसे तय कर रहे हैं आपकी बेवजह अनर्गल परेशान किया जा रहा है, कैसे तय कर ले रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ साफ दिखाई देता है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कहीं ना कहीं परेशान करने का काम कर रही है, अपराधी घोषित करने का काम कर रही है। और ये निश्चित रूप से दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है प्रवीण जी। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को बखूबी देख रही है, इसकी सजा भी दिया है। ऐसा नहीं है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया है लोगों ने, और आगे भी लोग सबक सिखाएंगे। आप बताइए, अभी एक अनुसूचित जातियों पर रिसर्च करने वाली एक संस्था है जो सरकारी संस्था है, उसने रिपोर्ट दिया है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीनों राज्यों में वहां पर अनुसूचित जातियों पर कहीं न कहीं अपराध बढ़ा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उन पर कार्रवाई करने में विफल रही है। अपराध पर कार्रवाई तो घट रही है लेकिन अपराध बढ़ रहा है। तो ये बताएंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, मैं आप जब कोई रिपोर्ट को कोट करते हैं तो या तो स्पेसिफिक रिपोर्ट बताएं, अन्यथा उसको इस पैनल पर एंटरटेन करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल कमेंट की तरह ही लिया जाएगा। आप आराम से ढूंढिए, आप अभी तो आप पैनल पर हैं, आराम से ढूंढिए उसको। हम प्रवीण जी, मैं बता दे रहा हूँ, उसका सोर्स भी बता रहा हूँ, सुनिए एक मिनट। डीपी यादव चैनल पर बैठ के कोई तथ्य से परख और मनगढ़ंत बात नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं तथ्यात्मक और तर्कपूर्ण बात करता हूँ। आप पढ़िएगा, कल मैंने अमर उजाला के पेज में पढ़ा था, ये अमर उजाला की खबर है। अमर उजाला कोई ऐसा वैसा अखबार नहीं है, उसमें ये लिखा हुआ है। और चूंकि मैं अपने एंड्रॉइड फोन से डिबेट कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे फोन में वो है, और मैंने अपने ट्विटर हैंडल से और बाकायदे उसको जो है एक्स पर अपने जो है और फेसबुक पर उसको पोस्ट भी किया है। सरकार इसका संज्ञान लेगी, ये बताइए? तो हम लोग केवल नहीं, आप ठीक है, मैं अगेन वही कहूंगा। देखिए डीपी यादव जी, आप एक अखबार को भी कोट कर रहे हैं और साथ ही साथ में आप एक रिपोर्ट को भी कोट कर, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि जब ये डिबेटेबल इश्यूज होते हैं तो ये बड़ा गंभीर होता है कि हम कोई चीज कोट करें और उसको, और आपने जो पॉइंट रखा है वो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल एक टिल्ट भी दिखता हो, वो एग्जैक्टली क्या है उसको समझना होगा। लेकिन नंद किशोर जी, आपके कुछ सवाल हैं, मैं रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वरिष्ठ नेता है नंद किशोर जी भी, वो इस पर जानकारी देंगे। नंद किशोर जी, ये सिलेक्टिव कार्यवाही को लेकर, और एक जैसे मैं देख रहा हूं बार बार जो यादव साहब ने जिक्र किया और समाजवादी पार्टी के सभी नेता करते हैं
कि आपको लोकसभा चुनाव में जो गिरावट हुई आपकी सीटों में, वो आपको नकार दिया एक तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने, वो कहीं ना कहीं इन नीतियों, ये इसको बार बार रखा जा रहा है। इन दोनों चीजों में आप इसको कैसे देखेंगे कि ये कार्यवाही और जो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं उसको अगर कोई कनेक्ट करेगा तो क्या काउंटर करेंगे आप? नहीं, काउंटर की बात ही नहीं है। आप बताइए, क्या जो पूरा प्रदेश नहीं देश देख रहा है इस चैनल को, जो भी कोई यादव जिसका एनकाउंटर हुआ था, क्या नाम बताया आपने? मंगेश यादव, वो या और दूसरे लोग जी, हाँ, जो भी लोग हैं, किसी अपराधी का एनकाउंटर होता है या तो ये बताएं कि वो साधु था। अगर अपराधी था, उसका एनकाउंटर हुआ, तो वहां कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने इस लोकतंत्र में कभी सुना है क्या? उनकी पार्टी के लोग उस पर बोलेंगे, जाकर के खड़े हो जाएंगे? क्या कोई दुनिया में, हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी सुनी है जो सरकार बनने के बाद आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दे, जिन्होंने लोगों की हत्याएं की हो, बम विस्फोट किए हो? क्या बेटियों के बलात्कार का समर्थन करेंगे? क्या बाबा बताएंगे? इनके नेता बोलते थे नहीं, एक रामपुर वाले, लगातार कि ये जो खड़ा है भूमाफिया है। तो जो पार्टी प्रमोशन में खत्म करती हो, उन्होंने एक इस तरह का जातिवाद का नंगा नाच खड़ा किया, इसी तरह से बात कर करके। लेकिन जनता समझ चुकी है और जनता इस बात का पश्चाताप कर रही है कि हम लोग जातियों में जिस तरह से जहर घोला गया, दिल्ली में जो इनकी प्रयोगशाला हुई, उसकी भनक नहीं लगी कहीं ना कहीं कि भाजपा की जो स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी, उसमें कई कमी रही। लेकिन ये नहीं बताना चाहिए कि पिछले लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार, पिछला चुनाव भी 2014 से आज तक जीतती आ रही है और ये लोगों को कहीं ढूंढे हुए सीटें नहीं मिलती थी। अब जनता फिर समझ चुकी है। लेकिन ये जो एनकाउंटर हुआ है और ये जो आज अपराधी पकड़े गए जाली नोट के, इनके राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इन बातों का जवाब कहीं नहीं है। और समाजवादी पार्टी को तो कोई एक बात थोड़ी है, कभी कोई ऐसा हो सकता है कोई नेता बलात्कार से लड़के गलतियां हो जाती हैं। इस तरह के पूरा प्रदेश इन्होंने दंगे की आग में झोंक दिया था। अपराध का यह हालात था कि लोग निकल नहीं सकते थे। उत्तर प्रदेश में, आप तो पूरा देश दुनिया देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लोग आना नहीं चाहते थे। उत्तर प्रदेश से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया था। व्यापारी, मेरे यहाँ लौनी में 6 व्यापारी एक दिन में मारे गए सपा की सरकार में। समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष का नाम आया, 11 साल की बच्ची को उठाकर रेप कर दिया। आज भी वही हालत है। ये लोग छटपटा रहे हैं, अपराध नहीं कर पा रहे, लूट नहीं कर पा रहे, डकैती नहीं डलवा पा रहे हैं। तो उसके कारण ये बार बार बताइए, अपराधियों के साथ खड़ा होना चाहिए कि कौन ठाकुर है, कौन गुजर है, कोई नाई। क्या मतलब इस बात से? बदमाश मारा गया, इन्हें तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन बढ़ा है, सड़कें शानदार हुई हैं। 3-4 घंटे बिजली आती थी इनके टाइम में, आज बिजली 22 से 24 घंटे आ रही है। सड़कों का जाल बिछा है, चिकित्सा एम्स खुल रहे हैं। पूरा प्रदेश और देश की जनता ये देख रही है कि उत्तर प्रदेश दुनिया में कई मामलों में नंबर 1 है। उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। तो इस तरह की बातें करने से ये जाति का मामला है जी, ये पार्टी में सीटें क्या कमाई, उसके कारण कई हैं, वो यहाँ उस बात की डिबेट ही नहीं है। लेकिन एक अपराधी पे ये जो जाली नोट पकड़े गए हैं, उसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी सपा का, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उसके खिलाफ फांसी की, एनकाउंटर की मांग इन्हें खुद करनी चाहिए थी। तो लोग मानते। हम कई बार अपनी पुलिस के ऊपर सवाल उठा देते हैं जहां गड़बड़ होती है। हमारे थोड़ी राजनीति कर रहे हैं हम कि हम, हमारे नेता हमें देखते, इस बात की परवाह नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो, जहां पुलिस की गलती है हम उसको कहते भी है, पुरजोर तरीके से कहते हैं। तो ये इनको मानना चाहिए कि जो अपराधियों की शरणस्थली समाजवादी पार्टी रही है। आप, हम कांग्रेस को तो नहीं कह रहे, तो नहीं कह रहे, सपा का नाम आते ही आदमी मानता था, अरे बाप रे बाप, समाजवादी पार्टी आ गई तो नरक हो जाएगा। जहां जहां के सांसद बने वहां अपराध बढ़े हैं, वहां चोरियां होनी शुरू हुई, वहीं एनकाउंटर होंगे। अब वो मारे जा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्नौज में भी और कई जगह जो मामले सामने आए, और सबसे कम यादव है, सबसे ज्यादा ठाकुर मारे गए। आप ही के आंकड़े के अनुसार हमारे आपने 10 कम दिया है, तो उसमें यादव कम है। तो उस बात को भी ये आपकी रिपोर्ट कंडम करती है। गुजर जाट भी है, मुस्लिम। ठीक है, वो तो जो ज्ञानेंद्र जी ने कहा था, नंदकिशोर जी, वो महत्व की बात है कि ये अपराधी की जाति को कैसे देखोगे आप, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो खैर ये विषय चिंताजनक है उत्तर प्रदेश की सियासत में। डीपी यादव जी, मैं ज्ञानेंद्र जी के पास जाना चाह रहा था। मैं एक छोटा सा सवाल लूंगा, मैं चाहूंगा कि इसको पिन पॉइंट आप इसी का जवाब दें कि जाति से जोड़ना ही क्यों किसी। और ये नंदकिशोर जी जो कह रहे हैं सही बात है, अगर कोई अपराधी, इनामी अपराधी, ऐसा नहीं कि अचानक से कोई अपराधी आ गया, जो एनकाउंटर वाली बात है। और यहां पर भी अगर कोई अपराधी आता तो वेट करना चाहिए कि उसकी जांच पड़ताल हो रही है। आप भले ही मामले में आप खुद भी संज्ञान और जानकारियां ले सकते हैं या पार्टी ले सकती है। आप लोग ऐसे सीधे समर्थन में आ जाएंगे किसी अपराधी के और इसको बिल्कुल एक अलग रुख दे देंगे, तो अपराध और सियासत का तो एक अलग ही गठजोड़ हो जाएगा। फिर तो अपराधी डरना बंद कर देंगे। थोड़ा मुझे समय दीजिएगा प्रवीण जी।
राजनीति का अपराधीकरण अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इतिहास गवाह है कि कल्याण सिंह ने बहुत से विधायकों को मंत्री बनाया जो दागी छवि के थे, जो आपराधिक छवि के थे, और उसी तरह से 20 विधायकों को कहीं ना कहीं मंत्री बनाने का काम राजनाथ सिंह ने किया था। तो राजनीति का अपराधीकरण भारतीय जनता पार्टी, राजनीति का सांप्रदायिकरण भारतीय जनता पार्टी। ये देश का बच्चा बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर राजनीति का अपराधीकरण और सांप्रदायिकरण छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद समाप्त हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा हूं। और अगर हम बात उठाते हैं तो इसको जाति विशेष से क्यों जोड़ करके देखा जाता है? दोस्तों उनके चश्मे में है ना जो इसको जाति विशेष से जोड़ करके देखते हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, की सबसे ज्यादा बलात्कारी और अपराधी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कहीं ना कहीं सांसद हैं। तो इस पे नहीं विधायक जी बोल रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट तो झूठी नहीं है प्रवीण जी, वो तो सही रिपोर्ट आती है। मेरा ऑब्जेक्शन है आपकी बात पे, आप थोड़ा तमीज से नाम लीजिए। कल्याण सिंह जी बोलिए, इस तरह से नहीं नाम लेना चाहिए, बहुत बड़े नेता हैं। हम अखिलेश जी बोला, इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए पॉलिटिकल डिबेट में ये समस्या होती है। आप लोग, मैं आपसे डीपी यादव साहब कुछ और पूछ रहा हूं, आप कुछ और बोल रहे हैं, फिर आप बोलने का समय भी मांग रहे हैं। मेरा प्रश्न कुछ और था। ठीक है नंदकिशोर जी, सबके बीच में एके जैन साहब जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, मैं चाहूंगा जरा सबका ऑडियो डाउन किया जाए। एके जैन साहब जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी भी बने हुए हैं। जैन साहब, उत्तर प्रदेश में ये जो सियासत चल रही है वर्तमान में, जाति की सियासत है और अपराध, क्योंकि आपने तो एक लंबा समय देखा है, यहाँ की कानून व्यवस्था को संभालने का कार्य भी किया है, तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि पिछला दौर, वर्तमान दौर और जो अभी सियासत हो रही है, ये क्या बिल्कुल अपराध पर सियासत करना, या सियासत जो है उसकी जो अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही है उसमें भी कोई सियासत है, जैसा समाजवादी पार्टी का कहना है? नहीं, मैं नहीं समझता। पुलिस फोर्स में सभी कास्ट के लोग हैं, सभी सब कास्ट के लोग हैं, सब मिलजुल कर कार्रवाई कर रहे हैं। एसटीएफ में भी सभी का रिप्रेजेंटेशन है, सब मिलकर काम करते हैं। मैं लंबे समय तक आईजी एसटीएफ भी रहा हूं। जब मैं आईजी एसटीएफ था, अमिताभ यश एसएसपी थे, ठोकिया, ददुआ, ये सारे डकैत जो है थे चित्रकूट रीजन के, ये सब मुठभेड़ में मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है, उस समय भी कोई आरोप लगा सकता था, लगाते रहते हैं बीच बीच में लोग आरोप, पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एसटीएफ अपना काम करती है। एसटीएफ ने, आपने देखा होगा, 2 आरपीएफ के सिपाहियों की जघन्य हत्या की थी, जिस अपराधी ने उसको गाजीपुर पुलिस के साथ मिलकर मुठभेड़ में मारा है, वो फुलवारी शरीफ का बिहार का अपराधी है, नोटोरियस क्रिमिनल है। तो ये कार्रवाई तो देखिए लगातार जारी रहनी चाहिए, वरना तो पुलिस फोर्सेस का मनोबल टूट जाएगा। आरपीएफ, जीआरपी ट्रेनों में पेट्रोलिंग करने में इनको डर लगेगा कि कहीं कोई अटैक ना कर दे। शराब की तस्करी रोकने के चक्कर में उन 2 सिपाहियों ने अपनी जान गंवाई है। जो भी कहते हैं, अनुज प्रताप सिंह हो चाहे मंगेश यादव हो, ये कंफर्म्ड है, सब जानते हैं कि ये उस डकैती में शामिल थे। ये कहना कि इस पे 3 अपराध हैं, उस पे 5 हैं, इस पे 8 हैं, ये तो एक जो है, ये तो एक डिबेट का मुद्दा है, पर पुलिस के ऊपर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना पड़ना चाहिए। मेरा यह मानना है कि पुलिस को बिल्कुल जहां मौका लगे सख्त से सख्त कार्रवाई क्रिमिनल्स के खिलाफ करनी चाहिए। सुल्तानपुर जो डकैती केस का सफल अनावरण किया है, रिकॉर्ड टाइम में किया है, और न सिर्फ अनावरण किया है, बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। करीब 100% रिकवरी जो लूटेड प्रॉपर्टी है उसकी की है। कार्रवाई अभी भी चल रही है। बड़ा सशक्त गैंग खड़ा हो गया था, जिसको छिन्न भिन्न करना एसटीएफ और जिला पुलिस के लिए नितांत आवश्यक था। सही दिशा में कार्रवाई हो रही है। देखिए, पॉलिटिकल बातें अपनी जगह हैं, और मेरा यह मानना है कि ये इस तरह से एनकाउंटर्स को देखा भी नहीं जाना चाहिए कि आज एक मुस्लिम मारा गया है। जो मुस्लिम मारा गया है, जो अपराधी था, वो जो मरने वाला सिपाही था, वो भी मुस्लिम था। तो इसमें ये नहीं है। ये तो देखिए, ये तो जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके ऊपर राजनीति होती रहे, चाहे कुछ भी हो, पुलिस फोर्स इसका यूज टू है। मैं 36 साल पुलिस में रहा, कोई ऐसा वर्ष नहीं जाता था जबकि किसी ना किसी एनकाउंटर के ऊपर उंगलियां ना उठें, गिरफ्तारी के ऊपर ना उठें, इस कास्ट के इतने क्यों गिरफ्तार हो गए, इसके क्यों इतने हो गए। तो ये उत्तर प्रदेश में एक शुरू से रहा है, इसमें अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। मैं तो यही समझता हूं कि हमारे
जो पुलिस फोर्स के लोग हैं उनका यही दायित्व है कि वो अपना कार्य बखूबी करते रहें, क्राइम को टॉलरेट ना करें, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी को पब्लिक अप्रिशिएट करती है। देखिए, रियल जज जो है वो पब्लिक है। पब्लिक को सब पता होता है कि जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जो कार्रवाई हो रही है, ये समुचित कार्रवाई है कि नहीं है, ये प्रशंसनीय है कि नहीं है या निंदनीय है। बिल्कुल ये ठीक सब बात है। पब्लिक में क्योंकि सब जो पूरी बात पता पब्लिक है जो सबसे ज्यादा पीड़ित होती है इन अपराधियों से, और वो जानती है, वो हर्ष का विषय होता है उनके लिए जो जानते हैं कि एक अपराधी मारा गया। आपने बहुत ठीक बात बोली है। मैं एक दो कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, क्योंकि अब तो हम थोड़ा चर्चा को अंतिम दौर में ले जा रहे हैं, तो मैं आपसे सवाल लेता हूं। ज्ञानेंद्र जी से मैं बात नहीं कर पाया। ज्ञानेंद्र जी, मुझे ये बताएं कि अभी भी आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का रुख, मंगेश यादव के यहां पर जाना हो, पैसे देना हो या जाति की सियासत होना, इसका कुछ तो इंपैक्ट होता होगा, इसीलिए राजनेता इतने खुलकर ये काम कर पाते हैं, जिसको यहां पर बात करते हुए हमें नैतिकता के आधार पर, या नंदकिशोर जी जैसा कह रहे हैं कि इस पर तो कड़ी निंदा करनी चाहिए, बात ठीक भी लगती है, लेकिन फिर भी करते हैं नेता। ऐसा क्यों? ये उत्तर प्रदेश की सियासत का कौन सा मिजाज है? मामले में एक बात एक उदाहरण दूंगा और वो विकास दुबे का दूंगा। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, बड़ा सवाल उठे और ये भी कहा गया, बड़ा कुछ एक मतलब उसको ब्राह्मण चेहरा भी बताया जा रहा था, बड़ा रॉबिन हुड जैसा बताया जा रहा था, लेकिन ये वही विकास दुबे था जिसने 2001 में शिवली थाने में घुसकर एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला, उनको मौत के घाट उतार दिया। और वो उसके बाद आप ये समझिए कि थाने में घुसकर अपराधी अपराध कर दे, एक दर्जा प्राप्त मंत्री को मौत के घाट उतार दे, उसके बाद भी तकरीबन 2 दशकों तक उसका सिक्का चलता रहे, तो आप इसको इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भले ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर कितने भी कीचड़ उछालें, तोहमत लगाएं, लेकिन ये सब जब राजनीति के अपराधीकरण की बात होती है तो उसमें किसी का भी दामन साफ नहीं है। और विकास दुबे का जो मैं उदाहरण इसीलिए मैंने लिया कि पिछले वो अभी लेटेस्ट में जब वो मारा गया, उससे पहले 2001 में उसने इतना बड़ा अपराध किया और उस अपराध में कोई गवाह भी नहीं मिल रहा था और एक तरीके से उस अपराध से वो बच निकल रहा था। तो ये जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये कहां से निकले? ये कौन राजनीति के अपराधीकरण? इसमें कौन सा दल अपने आप को बता सकता है कि वो उसका दामन साफ है? किस दल से वो सांसद भी बनते रहे, विधायक भी बनते रहे? तो ये राजनीति के अपराधीकरण के मामले में जो भी ये निंदा करें, तोहमत लगाएं, किसी का भी दामन साफ नहीं है। और ये जनता की बात जब आप करेंगे तो जनता के लिए दुखदाई है और पीड़ादायक है कि आप राजनीति करिए अपनी, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप अपराधी में उसमें जाति ढूंढ ले रहे हैं। तो ये कल को तो फिर कोई ये पुलिस के लिए, जैन साहब जो कह रहे हैं बात एकदम सही है, कल को तो फिर उसके बाद तो पुलिस जब भी कोई एनकाउंटर करेगी तो फिर इसी बात को पहले तय किया जाएगा। गोली वो मार रहा है, लेकिन अगर गोली चला रहा है तो फिर सामने वाला वो देखेगा कि वो किस जाति का है, उसके हिसाब से फिर एनकाउंटर किया जाए। और वो यानी उसको आप मौका दे दीजिए और वो फिर अपना बढ़ाता रहे साम्राज्य, और वो भी किसी अगला कोई अतीक, कोई मुख्तार या कोई बड़ा माफिया बन के तैयार हो जाए। तो ये राजनीति में अपराधीकरण की जो प्रवृत्ति है, इस पर अंकुश लगने के लिए, लगाए जाने के लिए बड़े आपने इंपॉर्टेंट बात कही है। और अब क्या है कि इतने एनकाउंटर के बाद वैकेंसी भी बहुत बढ़ गई है अपराधियों के लिए, कि वहां पर वो बड़े बड़े पदों पर जाने के लिए या उतना ही चार्म या उस तरीके की शोहरत हासिल करने के लिए भी एक होड़ देखने को मिलती है। इसीलिए बहुत जरूरी कड़ी कार्यवाही हो। लेकिन नंदकिशोर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल जैन साहब से लेना चाह रहा हूं, पर आप अपनी बात बोलें जो आप कहना चाह रहे थे। नंदकिशोर जी, देखिए, अभी ज्ञानेंद्र जी ने कि जितने भी नाम लिए, इस दोनों अपराधी या जितने भी 4-5 नाम थे, सारे के सारे कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं रहा जी। सारे अपराधी सपा और बसपा में घूमते रहे। और जब माननीय योगी जी ने विधानसभा में कहा था, तब अखिलेश जी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा मिट्टी में मिला दूंगा, और वो पूरा सफाया कर दिया। एक नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो ये हालात थे, जैन साहब ने तो यहाँ काम किया होगा, पूरे हालात ये थे कि बेटियों को दिन में उठा लिया जाता था, बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी, गाय काट देना, किसान की हत्या कर देना। मेरे यहाँ लौनी के बारे में सुना होगा, जिलाबाग गाजियाबाद जैसी अपराधियों के ऊपर मूवी बनी। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक दिन में 6 व्यापारियों की हत्या कर दी गई, खुलेआम दिन दहाड़े, और लगातार एक बेटी को उठाकर बलात्कार कर दिया, और उसमें सारे समाजवादी पार्टी के लोग थाने का घेराव करते थे। एक इंस्पेक्टर का हाथ काट दिया गया, एसडीएम का सर फोड़ा गया, रोज दंगे और बवाल होते थे। माने योगी जी के आने के बाद, ये मेरे कहने से नहीं है या किसी के कहने डिबेट करने से नहीं है, पूरे प्रदेश में जिस तरह का एक पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का, जो पुलिस को जिस तरह से छूट दी है कि कोई पॉलिटिकल व्यक्ति चाहे बीजेपी का हो या किसी का हो, अगर हस्तक्षेप करता है तो माननीय योगी जी बर्दाश्त नहीं करते हैं। उसमें कई लोगों को खराब भी लगता है। इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाया, क्योंकि पुलिस को छूट रही
कि अपराधी कितना ही बड़ा हो, उसमें जीरो नहीं, टॉलरेंस आप है, मुझे एक वो बचना इंपॉर्टेंट नहीं पॉइंट चाहिए दे दिया, और जिसका जो मैं अपराध हो। पूछना चाहता हूं जैन साहब से, क्योंकि समय सीमित है, उनको क्योंकि उत्तर प्रदेश को पूरा ही देखा है उन्होंने, तो सिर्फ पश्चिम यूपी क्या पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी रही है उन पर। तो जैन साहब मुझे ये बताएं कि छूट दी, अभी जो नंदकिशोर जी ने एक बड़ा जो वर्ड बोला, उससे मुझे मेरा सवाल भी लगभग उसी के इर्द गिर्द था। ये छूट का क्या मतलब है कि छूट दी गई? और दूसरा एनकाउंटर वाली नीति, जिसको ये समाजवादी पार्टी ने आजकल ठोको नीति उसका नामकरण कर दिया है। देखिए, छूट का मतलब ये है, जो मैंने सुना है, जो अधिकारियों ने मुझे बताया है, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रहते हैं, उसमें साफ कहना रहता है, एक एसएचओ लेवल तक की इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें प्रदेश के सारे एसएचओ भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि किसी पार्टी के आधार पर आप कार्रवाई कीजिए, जो क्रिमिनल क्राइम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पूरी खुली छूट है और मैं आपके साथ हूं। आप कभी भी किसी क्रिमिनल को आप कार्रवाई करेंगे तो उसमें आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा उनका कहना था कि सख्ती से क्राइम जो कम्युनल दंगे हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था, कि इस पे सख्ती से नियंत्रण रखिए, फौरन जैसे ही कोई दंगा भड़कने का प्रयास करे तुरंत कार्रवाई कीजिए, खुलकर कार्रवाई कीजिए, जिससे कि दंगा ना होने पाए। क्राइम के बारे में उन्होंने कहा, मेरी जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो भी क्राइम होता है उसके लिए लोकल ऑफिसर से रिस्पॉन्सिबल होंगे और उनका दायित्व है कि जब भी कोई घटना घटित हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और अगर नहीं करेंगे तो जवाबदेही होगी, करेंगे तो कोई जवाबदेही नहीं। ये छूट का सवाल है। जैसे कि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा जाता है कि बॉर्डर पे खुली छूट दे रखी है डिफेंस फोर्सेस को, कि अगर आप पे कोई अटैक करे बॉर्डर के पार से तो समुचित जवाब आप खुद दीजिए, आप हाई कमांड के ऑर्डर्स का इंतजार ना करिए, उतने में विलंब हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलत है, कार्रवाइयां हो रही हैं, पुलिस कर रही है। मैं वेस्टर्न यूपी में रहा हूं, मैं एसएसपी गाजियाबाद, एक सवाल बहुत लोगों के जहन में आता है जैन साहब, नंबर ऑफ एनकाउंटर्स का बढ़ना या एनकाउंटर होना, ये जो है ये अचानक से क्यों बढ़ा? क्या ये एक मजबूरी बन गई या एक तरीका निकला? कोई एनकाउंटर नहीं बढ़े हैं। आप हर साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। मैं 1994 में एसएसपी गाजियाबाद था, माननीय मुलायम सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने मेरे से कहा कि भाई ये पंजाब में बहुत क्राइम कंट्रोल होता है और सख्त कार्रवाई होती है टेररिस्ट के खिलाफ। एक आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की नीति बनी 94 में। जरा आप देखिएगा कितने एनकाउंटर्स हुए सक्सेसफुल, कितना क्राइम कंट्रोल किया गया। तो ये नहीं है, मैं आपको बताऊं, आप उस समय के आंकड़े उठा के देख लीजिए। पूरा जब विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर थे, पूरा चंबल के बीहड़ जो हैं, जो डकैतों से भरे हुए थे, सारे गैंग्स का सफाया हुआ। जब मैं आईजी एसटीएफ था 2007 में और अमिताभ यश एसएसपी थे, ददुआ, ठोकिया, ये जितने चित्रकूट के बड़े बड़े नाम थे, ये सारे डकैत 2007 में मारे गए। तो मेरा ये कहना है, तो हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रहती है जी, हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रहती है कि जो बड़े डकैत गैंग सक्रिय हो जा रहे हैं, जो अपहरण करेंगे, कल एक टेरर फैलाएंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हर प्रदेश की सरकार चाहती है की जाए। योगी जी का एम्फेसिस ज्यादा है और सरकारों की अपेक्षाकृत और ज्यादा है लॉ एंड ऑर्डर पे। उनका यह कहना है कि मैं किसी भी प्रकार की कोई घटना, हाँ, वो तो उनकी टैगलाइन अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, वो लगातार उसको कहते हैं। डीपी यादव जी, बहुत संक्षेप में, आप क्लोजिंग कमेंट की तरफ बहुत संक्षेप में, अपराधी खत्म हो रहे हैं, क्यों परेशान होना इसमें? ये तो खुशी की बात है और इसमें तो सहयोग करना चाहिए। देखिए, अपराधियों को खत्म करने के नाम पर जिस प्रकार से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, असंवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से कहीं न कहीं कार्रवाई की जा रही है, इस पे ऐतराज है। के जैन साहब बैठे हुए हैं, अभी इन्होंने कहा कि एसएचओ से लेकर के तमाम अधिकारियों को आदेश है, ये बड़े पद पर रहे हैं, तो क्या इनको आदेश नहीं था कि आप कानून व्यवस्था को काबिज करिए, आप कानून का राज स्थापित करिए? आपको खुली छूट नहीं थी? आप चैनल के माध्यम से बताएंगे क्या आपके ऊपर कोई दबाव रहता था? निश्चित रूप से कभी कोई सरकार दबाव नहीं, तो वो तो ये बोल रहे हैं कि अभी भी खैर ठीक है, ये आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी बात लेना जरूरी था, इसलिए मैंने कमेंट लिया। हालांकि जैन साहब जो कह रहे हैं वो समग्रता में कह रहे हैं, उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी का भी जिक्र किया, तो वो ये बता रहे हैं कि कोई भी सरकार हो अपराध को खत्म करने के प्रयास करती है। और ज्ञानेंद्र जी, आप चलते चलते क्लोजिंग कमेंट आपका। आप बात कह रहे थे कि जो एनकाउंटर बढ़ने की बात है, तो आंकड़े ही बता रहे हैं कि जब 29 अगस्त 2003 से और मई 2007 के दरमियान 5 साल के ही शासन में मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, 499 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं।
अभी तो 207 7 सालों में हुए हैं। तो अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे तो मुलायम सिंह यादव की सरकार में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुए थे। उसके बाद मायावती कहेंगे, फिर उसके बाद 40 एनकाउंटर अखिलेश यादव की सरकार में हुए थे। तो सबसे ज्यादा एनकाउंटर की अगर रिकॉर्ड है वो मुलायम सिंह यादव की शासनकाल का माना जाता है। आपने जो क्लोजिंग कमेंट दिया इस पर आप देखिएगा कि मीडिया में अभी बहुत रिपोर्ट आएगी आपके इसी कमेंट को सुनने के बाद में, जितने भी लोग चर्चा को सुन रहे होंगे। ज्ञानेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने तमाम जानकारियां दी। ए.के. जैन साहब एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। नंदकिशोर गुर्जर साहब आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने समय निकाला, चर्चा में हिस्सा लिया। डीपी यादव साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समाजवादी पार्टी का रुख रखा। 5 की पड़ताल में आज इतना ही।